अच्छा जी, अब हमने 6 कॉलम की वर्कशीट बना ली, उसके अकाउंट्स बना लिए, और अकाउंट्स हमने कैसे लिखने हैं? एज इट इज, तरतीब भी वही, जैसे हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दिए हुए होते हैं उसी तरह से हम सारे लिख लेंगे। एक काम हम नहीं करेंगे, ये देखें, ट्रायल बैलेंस के एंड पे टोटल होता है ना, हमने यहाँ पे जो पहला ट्रायल बैलेंस अपने क्वेश्चन से, अपनी बुक से कॉपी करना है, उसका यहाँ पे हमने टोटल नहीं करना। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब एडजस्टमेंट्स वाले कॉलम पे आ जाए कि एडजस्टमेंट्स वाले कॉलम को कैसे सॉल्व करना है। आपने ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स तो कर रखी होंगी ना, यानी एडजस्टिंग एंट्रीज तो हमने अभी तक पढ़ ली है ना, तो एडजस्टिंग एंट्रीज तो आपने की हुई होंगी। मैंने आसानी के लिए अपने सामने लिख के रख ली एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। देखो, आप एडजस्टिंग एंट्रीज को देखते जाओ। सबसे पहली एडजस्टिंग एंट्री क्या है? अकाउंट रिसीवेबल 4400 डेबिट। ढूंढो यहां से अकाउंट रिसीवेबल, हमें मिल गया अकाउंट रिसीवेबल 4400 हमने डेबिट के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद क्या है? स्टूडियो रेवेन्यू अर्न्ड, स्टूडियो रेवेन्यू अर्न्ड, ये मुझे मिल गया, देखा। और ये क्या है? क्रेडिट है, तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिख लिया 4400। यानी अब हमने अब पता चला कि क्यों हम अकाउंट्स मैच किया करते थे, कि अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल है तो हम अकाउंट रिसीवेबल ही लिखेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस में स्टूडियो रेवेन्यू अर्न्ड है तो स्टूडियो रेवेन्यू अर्न्ड ही लिखेंगे, क्योंकि हमने एंट्रीज को वर्कशीट में उसके सामने लिखना होता है। ठीक है जी। अच्छा, पहली जर्नल एंट्री मुकम्मल हो गई, दूसरी पे आओ। फिर है सप्लाईज एक्सपेंस 700। सप्लाईज एक्सपेंस ढूंढो, ये मिल गया मुझे सप्लाईज एक्सपेंस, ये तो डेबिट होगा 700। ठीक है, अब हम पूरी एडजस्टमेंट वाले कॉलम को भरते जा रहे हैं। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं वो जहां जहां पे है उसके कॉलम के उसको सामने लिख लेंगे। पेज पे भी आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? बहुत आसान है ये। यस सर। अच्छा, गुड। सप्लाईज एक्सपेंस के बाद क्या है? स्टूडियो सप्लाईज, वो क्रेडिट है, ये मुझे मिल गई स्टूडियो सप्लाईज, तो अब मैं उसको कहाँ पे लिखूंगा? क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस एक्सपेंस 250 से डेबिट, ये मुझे इंश्योरेंस एक्सपेंस मिल गया, ये 250 से डेबिट हो गया। और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही है, ये मुझे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मिल गई, और ये 250 से क्रेडिट हो रही है। ओके, उसके बाद स्टूडियो रेंट एक्सपेंस, ये है स्टूडियो रेंट एक्सपेंस, ये कितना है? 2000 से डेबिट, और प्रीपेड स्टूडियो रेंट ये है, ये 2000 से क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये हमने कौन सी की है? चौथी एंट्री की थी ना, हाँ, पांचवी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1500 से डेबिट, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 1500 से क्रेडिट, ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल गई, ये 1500 से क्रेडिट। और हमने क्या करना था कि डेप्रिसिएशन को, ये है डेप्रिसिएशन, ये 1500 से डेबिट हो गई। सही है। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ है? नीचे जाके देखते हैं, याद नजर नहीं आ रहा। ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना था? 120। इंटरेस्ट एक्सपेंस 120 से डेबिट, और इंटरेस्ट पेएबल, ये तो ऊपर होगा कहीं, इंटरेस्ट पेएबल कहाँ है? ये आ गया इंटरेस्ट पेएबल, और ये 120 से क्रेडिट। अच्छा, सातवीं एंट्री क्या है जी? अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू, और स्टूडियो रेवेन्यू अर्न्ड 3600 से। अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू, ये हो गया डेबिट, और स्टूडियो रेवेन्यू अर्न्ड ये हो गया। अच्छा, स्टूडियो रेवेन्यू अर्न्ड में अब देखो, ऑलरेडी भी एक एंट्री हुई हुई है 3600 की, तो आप ऐसा करो कि
इसको मिला के लिख लो, ठीक है, यानी 4400 पहले भी है ना, और 3600 बाद में भी आएगा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, जमा, सॉरी इस साइड पे आना चाहिए था ना, ये यहाँ पे 4400 जमा 3600, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक। आप चाहो तो इसको ऐड करके भी लिख सकते हो। तो अगर हम इसको ऐड करके लिखें, तो ये मिला के कितना बनता है, 8000। तो हम इसको 8000 इकट्ठा भी बाद में यानी लिख सकते हैं, अगर एक और एंट्री भी आ गई तो। अच्छा, इसमें क्या क्या था, अर्न स्टूडियो रेवेन्यू, स्टूडियो रेवेन्यू अर्न लिख लिया हमने, हाँ लिख लिया। उसके बाद आगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस ये आ गया डेबिट, सैलरी एक्सपेंस 540 से डेबिट, और सैलरीज पेएबल कहाँ है, हाँ कहाँ कहाँ, कहीं तो होगा, कैश अकाउंट। अच्छा, अब देखो सैलरीज पेएबल का अकाउंट नहीं है ना, अच्छा हुआ इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। लेकिन सैलरीज पेएबल का अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरीज पेएबल का अकाउंट नहीं है। हम इसको टोटल इसी मकसद के लिए नहीं करते कि हमें, जब हम इसको कर रहे होते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज को, तो हमें समटाइम्स कुछ नया अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। अब देखो सैलरीज पेएबल हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अकाउंट नहीं था, जब हमने वर्कशीट में ट्रायल बैलेंस लिखा तो हमने नीचे से ओपन कर दिया, हमने टोटल करके उसको, उसकी स्पेस को खत्म नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे सैलरीज पेएबल का अकाउंट ऐड कर सकते हैं। एक्चुअल में तो वो उसकी कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब खाली आप लाइन लगा दें तो आपकी मर्जी है, बल्कि कुछ भी ना करें, खाली छोड़ दें इसको, ठीक है। तो इसको तो इसको करने की कुछ, ये पहले दो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली सैलरीज पेएबल आपका क्रेडिट है, और वो कितना है 540 से। तो ओरिजिनली तो वो था नहीं, सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज में था, तो अगले दो कॉलम एडजस्टिंग किया, तो हमने सैलरीज पेएबल का अकाउंट ऐड कर लिया। आमतौर पे एक आध अकाउंट ही ऐड होता है, लेकिन मैंने ये दो की जगह छोड़ी हुई है, अगर कुछ और भी हुआ तो हम उसको करके देख लेंगे, सही है, कोई और ऐड होना हुआ तो। लास्ट वाली है जी, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। इनकम टैक्स पेएबल भी हमारे पास है, और इनकम टैक्स एक्सपेंस भी ये रहा, ये भी हमारे पास है। अच्छा, 9 एंट्रीज हो गई, 9 ही थी, ओके ओके। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास एडजस्टमेंट्स वाला सारा कॉलम सॉल्व हो गया, एडजस्टमेंट्स वाला, ठीक है। किया हमने क्या, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज की थी, हमने सिंपली वो एडजस्टिंग एंट्रीज उठाई, और एडजस्टमेंट्स के कॉलम में जो एंट्री जिस अकाउंट के सामने की थी, हमने उस अकाउंट के सामने लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल था तो अकाउंट रिसीवेबल के सामने लिख दिया, स्टूडियो रेवेन्यू अर्न था तो स्टूडियो रेवेन्यू अर्न के सामने लिख दिया, और डेबिट था तो डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट था तो क्रेडिट में लिख दिया। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं, ठीक है। अब जरा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने की बात को थोड़ा सा समझें। देखें, देखो बच्चों, जो डेबिट है अकाउंटिंग का, आप उसको ऐसे ही समझो जैसे मैथमेटिक्स में होता है प्लस, और जो क्रेडिट है आप उसको समझो माइनस। एक्चुअली बताने का मकसद यह है कि जो प्लस माइनस के रूल्स होते हैं, वही रूल्स लगते हैं डेबिट और क्रेडिट के। देखो, अब बात को जरा गौर से समझते जाओ। सबसे पहली एंट्री हमारे पास आ गई कैश, कैश था 43,170, ठीक है। इसके आगे कोई एडजस्टमेंट थी, नहीं थी, नहीं, देखो इसके आगे एडजस्टमेंट का कॉलम खाली है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। दूसरे वाले पे आओ, अकाउंट रिसीवेबल,
ये डेबिट है, इसके आगे एडजस्टमेंट्स वाले कॉलम में कोई चीज है तो हाँ है, और वो भी क्या है, डेबिट है। जैसे प्लस 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 होते हैं उसी तरह से याद रखो डेबिट डेबिट भी आपस में प्लस होते हैं। क्रेडिट और आंसर कौन सा होता है, यानी प्लस 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 होता है, आंसर भी प्लस में ही आता है। माइनस माइनस भी प्लस होता है लेकिन आंसर किस में आता है, माइनस में। समझ आ रही है मेरी बात की? यानी अगर क्रेडिट क्रेडिट होगा, सेम चीजें प्लस होती हैं ना, इट्स वेरी सिंपल। अगर दो चीजें सेम होंगी तो वो प्लस होंगी, और जो वो होंगी उसी कॉलम में लिखा जाएगा। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। कंफ्यूजन पता है कब बनेगी, जब एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, और उसमें भी कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है। देखो सेम चीजें तो प्लस होती हैं, तो अपोजिट क्या होती हैं, माइनस होती हैं। अपोजिट क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर एक क्रेडिट होगा दूसरा डेबिट होगा, या पहला डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, तो हम उनको माइनस किया करेंगे। अच्छा, माइनस करेंगे तो आंसर किस कॉलम में लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। क्योंकि पहले तो या तो दोनों ही डेबिट होती तो आंसर भी डेबिट में जाता था, दोनों ही क्रेडिट होती थी तो आंसर भी क्रेडिट में जाता था। अब एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो अब आंसर कहाँ पे लिखें, तो वही सिंपल मैथ वाला रूल लगाएंगे कि बड़ी वैल्यू वाला। यानी अगर डेबिट बड़ी वैल्यू है तो बेशक प्लस माइन मतलब डेबिट क्रेडिट माइनस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 100 डेबिट है और 90 क्रेडिट है, तो अपोजिट है, होगा तो माइनस, आंसर आएगा 10। लेकिन डेबिट की वैल्यू क्योंकि बड़ी थी तो 10 आएगा डेबिट के कॉलम में। ठीक है, तो इसी रूल के मुताबिक हम इसको करते जाएंगे। हाँ, आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे, मेरे पास क्योंकि ऑप्शन है तो मैं इसको दिस प्लस दिस, हम इसको प्लस करेंगे, ये हमारे पास प्लस होके 85,800 आ गया। अच्छा, स्टूडियो सप्लाईज को देखें जी। एक्चुअली असल वाले में डेबिट है, असल वाले में डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं, अच्छा आंसर हमें मुझे पता ना किस कॉलम में जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू डेबिट की है, तो मैं डेबिट के अंदर जाके इसको क्या करूंगा, दिस माइनस दिस। अच्छा जी, समझ आई क्यों माइनस किया कि नहीं आई, क्या कहते सर हो? आ गई है सर जी। इसलिए किया, वेरी गुड। इसलिए क्यों, क्योंकि अपोजिट था। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 500। सर नहीं आई समझ सर। क्या कहा है, समझ नहीं आई? सर समझ नहीं आई, रिपीट कर रहे हैं। और अभी बार बार करना है, देखते जाओ। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 500, ये देखो वो ये भी सेम आ गया है। ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट था, ये क्रेडिट था, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 500 में से 250 निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 250। डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, किया तो माइनस। ये देखो ये थी डेबिट की वैल्यू जो कि 500 थी, क्रेडिट की वैल्यू 250 की थी। तो जीता कौन, किसके वोट ज्यादा थे, डेबिट वाले के, तो डेबिट वाले के घर में गया। तो जिसके वोट ज्यादा होंगे उसके पास जाएगा। प्रीपेड स्टूडियो रन डेबिट में है 4000, क्रेडिट में है 2000, प्लस माइनस होगा तो माइनस। और ज्यादा वोट किसके हैं, डेबिट वाले के, उसके 4000 हैं, तो जाएगा किस कॉलम में, डेबिट के कॉलम में। रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट 90,000, कोई आगे एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिखेंगे 90,000। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 52,500 क्रेडिट है, 1500 भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा, प्लस। और आंसर भी किस कॉलम में जाएगा, क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है, दिस प्लस दिस। इससे जरा मैं इससे इसलिए कर रहा हूँ कि फिर कोई गलती का चांस नहीं रहता। नोट्स पेबल 16,000 था, कोई एडजस्टिंग एंट्रीज की थी नहीं, ये 16,000 एज इट इज लिख लिया। इंटरेस्ट पेबल 840 क्रेडिट था, 120 भी क्रेडिट था, तो क्रेडिट क्रेडिट होगा तो प्लस, लेकिन आंसर कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट के कॉलम में। दिस प्लस दिस, ये हो गया 960। अच्छा, इनकम टैक्स पेबल एक्चुअली भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, तो 32 और 1042 और 7, चलो कंफर्म कर लें, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 4900। अच्छा, अब अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू एक्चुअली क्रेडिट है 9600, एडजस्टमेंट में डेबिट है, दोनों अपोजिट है, तो होगा तो माइनस, होगा तो
माइनस। अब ये देखना है कि ठीक है माइनस तो हो रहा है, लेकिन किस कॉलम में जाएगा। आप में से कोई मुझे बताएगा ये किस कॉलम में जाएगा? इसका आंसर डेबिट वाले में। किसमें? सर क्रेडिट वाले। डेबिट क्रेडिट में वाले में है जाएगा। सर। वो कोई डेबिट भी लगा, देखो क्रेडिट बड़ी वैल्यू है, तो आंसर किस में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। होगा माइनस, लेकिन आंसर क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जाके हमने इसको माइनस कर देना है। सही होगा जी, ये 6000 आ गया। कैपिटल स्टॉक, देयर वाज नो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक। रिटेन्ड अर्निंग, देयर वाज नो एडजस्टमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। स्टूडियो रेवेन्यू अर्नड, एक्चुअली भी क्रेडिट है, फिर भी क्रेडिट है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? प्लस होगा। 1,07,000 और 8,000 कितना बनेगा? 1,15,000। ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस 18,000 डेबिट है, 540 भी डेबिट है, तो आंसर डेबिट में जाएगा। और क्या होगा? 18,540। ठीक है, जो मुश्किल होगा प्लस माइनस उसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, जो आसान है उनमें। सैलरीज एक्सपेंस 1200, 700 फिर डेबिट, 12 और 7 1900। इंश्योरेंस एक्सपेंस 2680 और 250, तो हैं तो दोनों प्लस, डेबिट है तो प्लस होगा, तो 2600 और 200 हो जाएगा अगर जी 2880, और 50 उसमें और ऐड करेंगे तो ये 2930 हो जाएगा। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन 16,500 थी, 1500 और हुई, तो 17,500 और 18,000 ये हो गई। स्टूडियो रेंट एक्सपेंस 21,000 था, फिर 2,000 और ऐड हुआ तो 23,000 हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 840 था, 120 ऐड हुआ तो ये कितना हो गया? 960। यूटिलिटीज एक्सपेंस के सामने कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिसके सामने कोई एडजस्टमेंट नहीं होती हम उसको क्या करते हैं? एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि पूरा हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। 17,900 और 1700, तो वैसे तो ये 19,600 बनता है, लेकिन इसको कंफर्म कर लेते हैं। इज इक्वल टू दिस। ठीक है क्या जी? अच्छा, सैलरीज पेएबल में देयर वाज नो ओरिजिनल एंट्री, सिर्फ एडजस्टमेंट में था, तो प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, तो हम इसी को एज इट इज कहाँ लिख देंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक हो गया जी? अब हमारे पास ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। हमने सिर्फ लास्ट कॉलम का टोटल करना होगा बस। ठीक है, तो हम लोग इसको बजाय इसके कि कैलकुलेटर से करें, हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास तो ऑप्शन है ना एक्सेल में, आप लोग जब पेपर पे ये क्वेश्चन करोगे तो आप इसका टोटल कैलकुलेटर से किया करोगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका टोटल कर देते हैं। ठीक है, इसको इसी तरह से इसका बॉक्स बड़ा कर लेते हैं, और इस यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल का मैं तो फार्मूला लगाऊंगा, आप लोग कैलकुलेटर से करोगे। मैं तो इस कॉलम का भी टोटल कर लूंगा। ये ठीक है जी, ये आया 3,15,400। अब इसका भी कर लेता हूँ। इज इक्वल टू सम ऑफ दिस कॉलम, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ये देखिए, हमने फार्मूला लगाया तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दोनों साइड से बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब जो क्वेश्चन रह गया है ना बाकी, यानी शुरू में तो एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए तो बड़ा एंट्रीज को याद करना पड़ता है, फिर जो अदर इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसमें सिचुएशन को समझना पड़ता है, फिर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन हमें उसको एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ती है। तो इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। अब ये जो है ना, इट्स जस्ट अ लेबर, लेबोरियस वर्क है, थोड़ा लंबा है कि पहले आप 7 कॉलम बनाओ,
ट्रायल बैलेंस को एज इट इज नोट करो। लेकिन अगर आपके पास एज फार एज यू हैव एडजस्टिंग एंट्रीज, आपके पास अगर एडजस्टिंग एंट्रीज हुई हैं तो इट्स जस्ट अ क्लैरिकल वर्क। जो डेबिट है उसको डेबिट में लिख दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिख दो और एंड पे प्लस माइनस करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कर दो। ठीक है, सो नेक्स्ट वी शैल मूव ऑन फ्रॉम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आगे क्या क्या होता है उस पे हम लोग मूव करेंगे। देखिए इट्स वेरी सिंपल, आई नो। मैं इसलिए आपको ये नहीं कह रहा कि अगले में आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कुछ, बिकॉज आई नो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपका जनरल आपकी एडजस्टिंग एंट्री वाली ठीक है एंट्री, तो आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल आपने प्लस माइनस करना है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अच्छा अब क्लास के फॉर्मेट के मुताबिक जो क्लास होती थी फिजिकल, उसमें तो फिर मैं आपको टाइम देता था, उसमें मैं चलता फिरता था या आप लोग उसको सॉल्व करते थे या गप्पे मारते थे, जो आपका दिल करता था। अभी भी यकीनन आपने वही करना है, लेकिन मैं जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। मैं आपका माइक म्यूट कर दूंगा। माइक म्यूट करने का मकसद ये है कि हो सकता है मैं कभी उठा हुआ हूँ, पानी पीने गया हूँ या कोई, तो आप लोगों ने, लेकिन मैं साथ साथ उसको चेक करता रहूंगा, आप लोगों ने क्या करना है कि इसको मुझे मैसेजेस मतलब बोलना नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो माइक म्यूट होगा। आपने मैसेज करना है अगर आप में से किसी का क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे, और अगर आप में से किसी का भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों ने उसको